जब एक निर्दोष ग्राहक आइकिया में प्रवेश करता है तो वास्तव में वह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक जाल में कदम रख रहा होता है, जिसे उन्हें फर्नीचर पर अधिक खर्च करने के लिए सावधानी से डिजाइन किया जाता है। आइकिया दुनिया की सबसे अनोखी लेकिन साथ ही सबसे नवीन कंपनियों में से एक है और हर साल वे कुर्सियों से लेकर किताबों की अलमारियों और स्वीडिश मीटबॉल तक 50 अरब डॉलर से अधिक का सामान बेचते हैं। आज आइकिया दुनिया का सबसे बड़ा फर्नीचर रिटेलर है और अजीब बात यह है कि यह दुनिया की 50 सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन में भी शामिल है। लेकिन यह सब एक डिस्लेक्सिया से ग्रस्त खेत में रहने वाले लड़के से शुरू हुआ जिसने पैसे के लिए माचिस बेचना शुरू किया। आइकिया की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है और इसमें बहुत सारी अद्भुत व्यावसायिक रणनीतियां शामिल हैं। लेकिन इकिया का एक काला पक्ष भी है और इसके संस्थापक का भी। आइकिया के प्रिय संस्थापक के नाजी पार्टी से संबंध हैं और कंपनी पर अरबों के कर से बचने का आरोप लगा है, यहाँ तक कि जबरन श्रम का भी इस्तेमाल करने का। और काफी संदेहजनक रूप से आइकिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी चैरिटी भी है। यह आइकिया की पागल सच्ची कहानी है और यह शुरू होती है, यह एक भयानक त्रासदी से शुरू होता है। अठारह सौ 90 के दशक में अचिम कामप्राद, एक जर्मन जो एक अभिजात वर्गीय परिवार से थे, फ्रांसिस्का नामक निम्न वर्ग की महिला के प्रेम में पड़ गए। अचिम के माता पिता के लिए निम्न वर्ग की महिला से विवाह करना अस्वीकार्य था, इसलिए वह और फ्रांसिस्का एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए स्वीडन के एक छोटे से गांव में चले गए। अपनी आखिरी पाई से अकीन ने 450 एकड़ का खेत खरीदा, जहां वह, फ्रांसिस्का और उनके बच्चे अपनी फसल बेचकर जीवनयापन कर सकें। लेकिन जमीन, एक साधारण घर और कुछ कुत्तों के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। और इस तरह एक साल बाद स्वीडन में अचिम को सख्त रूप से आरण की जरूरत थी। दुर्भाग्यवश स्थानीय बैंक ने उसे देने से इनकार कर दिया और तभी उसका अंधकारमय पक्ष उस पर हावी हो गया। कोई इसका गवाह नहीं था, लेकिन कहानी यह है कि जब अचिम घर लौटा तो उसने अपनी बंदूक उठाई, अपने कुत्तों को मारा और फिर खुद को। जहाँ तक उनकी 27 साल की विधवा फ्रांसिस्का का सवाल है, वह बहुत कम स्वीडिश बोल पाती थीं, अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया था और वह उस समय गर्भवती थीं, इसलिए उन्हें 3 असहाय बच्चों को खिलाना और देखभाल करनी थी। फ्रांसिस्का दुनिया में पूरी तरह अकेली थी, लेकिन वह एक बहादुर और ऊर्जावान महिला थी और अपने दुख के बावजूद उसने जीवन भर की चुनौती को स्वीकार किया और फार्म को सफल बनाया। उसके बिल समय पर चुकाए गए और उसके बच्चे अच्छी तरह से खा पड़ रहे थे। दशकों की अनवरत दृढ़ता के बाद फ्रांसिस्का अपने समुदाय की एक सम्मानित सदस्य बन गई। उसके तीनों बच्चे अपनी खुद की परिवार शुरू कर रहे थे और 1926 में उसका पसंदीदा पोता पैदा हुआ, इंगवार कामप्राड, वह लड़का जो बाद में आइकिया की स्थापना करेगा और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाएगा। बड़े होते समय इंगवार के परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने फार्म पर अपना बचपन आनंद से बिताया। फ्रांसिस्का ने उस पर प्यार बरसाया और उसे जानवरों के साथ खेलना और पास के तालाब में मछली पकड़ना पसंद था। और केवल 6 साल की उम्र में ही उसने उद्यमिता की समझ दिखानी शुरू कर दी थी। अपनी चाची की मदद से इंगवार ने 88 स्वीडिश सेंट्स में 100 माचिस की एक पेटी खरीदी। उनके पहले ग्राहक उनकी दादी फ्रांसिस्का थीं, जिन्होंने 3 सेंट के लिए एक माचिस खरीदी और उसी मूल्य पर स्थानीय क्षेत्र के लोगों को बेचकर इंगवार ने अपनी निवेश राशि को 3 स्वीडिश क्रोना, उस समय लगभग 35 अमेरिकी सेंट से अधिक बढ़ा लिया। ये बहुत नहीं था, लेकिन इसने इंगवार के अंदर एक चिंगारी जलाई और वह चीजें जितनी सस्ती खरीद सकते थे उतनी सस्ती खरीदने और मुनाफे पर बेचने में जुनूनी हो गए। जैसे जैसे इंगवार बड़े हो रहे थे, उन्होंने क्रिसमस कार्ड, कैंडियाम, दीवार की सजावटें और लिंगनबेरी बेचे। हर बार वह फिर से अधिक सामान में पैसे निवेश करते, जिससे हर बार अधिक लाभ होता। खरीद और बिक्री के प्रति उसकी उद्यमिता की दृष्टि देखकर इंगवार के पिता ने उसे एक छोटा आर्न दिया ताकि वह एक मिनी मछली पकड़ने का व्यवसाय शुरू कर सके। और जब तक वह 11 साल का हुआ, इंगवार ने अपने लिए एक रेसिंग बाइक और टाइपराइटर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लिया था। हर नए व्यापार के लिए इंगवार की पहली ग्राहक फ्रांसिस्का होती थी और वह हमेशा इंगवार को बड़े कदम उठाने की हिम्मत देती थी। जैसे जब उसने लगभग 600 क्रोना उधार लिए ताकि वह 500 पेरिस के फाउंटेन पेन आयात कर सके। और अब जब वह एक प्राकृतिक विक्रेता बन गया था, उसने अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया। हालांकि फ्रांसिस्का का इंगवार पर प्रभाव पूरी तरह से सकारात्मक नहीं था। देखिए, फ्रांसिस्का जर्मन राज्य सुदेतनलैंड से आई थीं, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा बन गया। लेकिन फ्रांसिस्का एक जर्मन थी जो चेकोस्लोवाकिया के साथ राष्ट्रीय रूप से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करती थी। इसीलिए उसके जीवन का सबसे खुश दिन वास्तव में वह था जब नाजी जर्मनी ने 1938 में चेकोस्लोवाकिया का अधिग्रहण किया। फ्रांसिस्का के दृष्टिकोण से नाजी जर्मन को जर्मनों के साथ फिर से मिल रहे थे, इसीलिए वे उसके लिए उद्धारक जैसे थे। दुर्भाग्यवश फ्रांसिस्का नाजियों के प्रति इतनी जुनूनी थी कि उसकी राजनीति का असर इंगवार पर पड़ा। वह अपनी उम्र से बहुत छोटा था। अपने विचार और इसके अलावा नाजी शासन की भयानक वास्तविकताएं अभी प्रकाश में नहीं आई थीं, इसलिए इंगवार अपने परिवार द्वारा पूरी तरह से नाजी विचारधारा में प्रशिक्षित किया गया था। अपनी किशोरावस्था में उसने कुछ दोस्तों को स्वीडिश नाजी पार्टी में भर्ती भी किया और बाद में यह उसे परेशान करने के लिए वापस आया।
यह भी उसके किशोरावस्था के वर्षों में था जब इंगवार एक बोर्डिंग स्कूल में चले गए। वह अक्सर अपने पाठ्यक्रम के साथ संघर्ष करता था, खासकर क्योंकि उसे डिस्लेक्सिया था। लेकिन स्कूल में रहते हुए भी इंगवार अपनी व्यापारिक गतिविधियां जारी रखते हुए अपनी सहपाठियों को घड़ियां, पेन, बेल्ट और वॉलेट बेचते थे। ये एक व्यक्ति द्वारा संचालित काम असली व्यापार की तरह दिख रहा था, तो इंगवार ने सोचा क्यों न इसे असली व्यापार बना दिया जाए। स्नातक उपहार के रूप में इंगवार के पिता ने उन्हें कंपनी के पंजीकरण शुल्क के लिए पैसे दिए और इस प्रकार 1943 में व्यापारिक कंपनी IKEA आधिकारिक रूप से बनाई गई। उस समय इंगवार केवल 17 वर्ष के थे और व्यापार का कोई भौतिक दुकान नहीं था। यह एक साधारण मेल ऑर्डर कंपनी थी जो सस्ते सामान खरीदकर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचती थी, जैसा कि इंगवार ने अपने बचपन में किया था। वास्तव में ये छोटा शेड उनके घर के पास था जहां वह डिलीवरी के लिए उठाए जाने वाले पैकेजेस रखते थे। जहां तक नाम की बात है वह भी काफी सरल था। आई और के IK में इंगवार कैंप्राइड के लिए खड़े हैं, E एलम तारेड के लिए है जो परिवार की खेती का नाम है और A अगुन नारेड के लिए है जो पास का गांव है। तो आखिर IKEA इस झोंपड़ी से $1 अरब के व्यापार साम्राज्य तक कैसे पहुंचा? IKEA के शुरुआती दिनों में इंगवार हमेशा की तरह ऊर्जावान थे। उन्होंने उन सभी उत्पादों का आयात किया जो उनके युवा दिनों में अच्छे से बिके थे, जैसे पेन और घड़ियां, और फिर और भी अधिक उत्पाद जोड़कर व्यवसाय को उन्नत किया। IKEA ठीक चल रहा था, लेकिन इंगवार की शिक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। स्नातक होते ही उसने व्यापार और वाणिज्य की पढ़ाई शुरू की और उसके माता पिता अस्थायी रूप से IKEA के कुछ काम का बोझ संभालने के लिए राजी हो गए। व्यापार विद्यालय में इंगवार अपने स्वाभाविक उद्यमशीलता के कौशल का उपयोग करके उन बातों के अंतर को भरने में सक्षम हुआ जो वह अभी तक नहीं जानता था। उदाहरण के लिए बचपन से ही इंगवार सोचता था कि कई उत्पाद बनाना इतना सस्ता क्यों है, लेकिन खरीदना इतना महंगा। उसे अनुभव से पता था कि एक साधारण पेन का निर्माण लागत एक स्वीडिश सेंट से भी कम है, लेकिन किराना स्टोर से इसे खरीदने में 10 सेंट लगते हैं। ये नहीं था कि एक विशेष किराने की दुकान ही भारी प्रीमियम वसूल रही थी। अगर ऐसा होता तो अन्य दुकानें अपनी कीमतें घटाकर उनके ग्राहकों को खींच लेती। इंगवार ने समझा कि समस्या यह थी कि अधिकांश व्यवसाय अपने सभी प्रयासों को कुशल उत्पादन और विनिर्माण पर केंद्रित करते थे, लेकिन वितरण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। इंगवार को एहसास हुआ कि IKEA की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनका वितरण कितनी कुशलता से किया गया है, फैक्ट्रियों से ग्राहकों तक उत्पादों को पहुंचाने का सबसे सस्ता तरीका खोजने पर। आखिरकार IKEA भी वही उत्पाद आयात कर रहा था जैसे बाकी सब, इसलिए प्रतिस्पर्धा पर बढ़त पाने का एकमात्र तरीका एक अधिक कुशल व्यवसाय होना था। शुरुआत में यह मुश्किल था। परिवार की सहायता से दूर से ही IKEA चलाते हुए इंगवार ने व्यवसाय का अध्ययन किया, एक स्टोर क्लर्क के रूप में काम किया और यहाँ तक कि सैन्य प्रशिक्षण भी किया। इसलिए व्यवसाय किसी भी तरह से कुशल नहीं था और इंगवार ने दिन रात बेहद लंबे समय तक काम किया। लेकिन 5 साल बाद इंगवार को अंततः IKEA को पूर्णकालिक चलाने की स्वतंत्रता मिली और वह और बड़ा बनना चाहते थे। इसलिए वर्ष 1948 में उन्होंने अपने उत्पाद लाइन में फर्नीचर जोड़ने का निर्णय लिया। ये सही समय था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वीडिश सरकार ने बहुत सारे नए सस्ते आवास बनाए जिन्हें सभी को सजावट की आवश्यकता थी। सस्ते फर्नीचर की मांग बहुत अधिक थी और जल्द ही फर्नीचर की बिक्री ने इंगवार द्वारा बेचे जा रहे अन्य छोटे सामानों को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा उस क्षेत्र में कुछ छोटे फर्नीचर निर्माता थे, इसलिए उनसे थोक में खरीदना और फिर व्यक्तिगत टुकड़े को लाभ के लिए बेचना आसान था। जो चीज इंगवार के लिए आसान नहीं थी वह सभी विभिन्न वस्तुओं का रिकॉर्ड रखना था जिन्हें वह ऑर्डर कर रहे थे। देखिए, इंगवार की डिस्लेक्सिया के कारण वह व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सभी कोड्स का ट्रैक नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अधिक यादगार नाम देने का फैसला किया। उदाहरण के लिए बाथरूम के सामान का नाम स्वीडिश जलाशयों पर रखा गया, डेस्क और कुर्सियों को पुरुष स्कैंडिनेवियाई नाम दिए गए और बच्चों के उत्पादों को स्कैंडिनेवियाई स्तनधारी और पक्षियों के नाम दिए गए। जब इंगवार ने इन ध्यान आकर्षित करने वाले नामों के साथ IKEA के नए फर्नीचर की पेशकश का विज्ञापन करते हुए एक ब्रोशर भेजा तो बहुत सारे मेल ऑर्डर आए। जैसे जैसे IKEA का विस्तार हुआ, परिवार के खेत को खाली कर दिया गया ताकि काम का बोझ संभाला जा सके और कैंप्राइड परिवार का हर सदस्य जितना हो सका मदद करता था। परिवार एक व्यवसाय था और व्यवसाय एक परिवार था। जल्द ही इंगवार ने 8 लोगों का स्टाफ नियुक्त किया और वह सभी का गले लगाकर स्वागत करते थे और उन्हें भी अपना परिवार मानते थे। IKEA का फर्नीचर में प्रवेश एक बड़ी सफलता थी और यह लगातार बढ़ रहा था, लेकिन क्षितिज पर एक बड़ी समस्या थी। आप देख सकते हैं, IKEA एक मेल ऑर्डर व्यवसाय था। वे अपने उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए पुस्तिकाएं भेजते थे और फिर ग्राहक उन्हें ऑर्डर के साथ वापस भेज सकते थे। समस्या ये थी कि IKEA उन सैकड़ों मेल ऑर्डर रिटेलर्स में से केवल एक था जो फर्नीचर भी बेचते थे और वे सभी इसे उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं से खरीदते थे। एक ही बाजार में इतने सारे विक्रेताओं के साथ IKEA और अन्य व्यवसायों के पास अपने आप को अलग दिखाने का कोई तरीका नहीं था सिवाय अपनी कीमतें कम करने के। लेकिन इसका मतलब था कि IKEA की लाभ मार्जिन खतरनाक रूप से पतली हो रही थी।
इसका समाधान केवल लागत में कटौती करना था, लेकिन इसका मतलब था कि फर्नीचर की गुणवत्ता प्रभावित हुई और मेल ऑर्डर फर्नीचर की छवि खराब हो रही थी। इंगवर को पता था कि अगर आईकेईए ने जल्द ही बदलाव नहीं किया तो इसके दिन गिनती के थे, लेकिन तभी उसे याद आया जो उसने व्यापार विद्यालय में सीखा था। यदि इंगवर अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एक अधिक किफायती वितरण पाइपलाइन डिजाइन कर सके तो आइकिया बिना गुणवत्ता से समझौता किए लागत को कम कर सकता था। इस तरह वे अपनी कीमतें कम कर सकते थे और फिर भी बड़ा मुनाफा कमा सकते थे। ऐसा करने के लिए इंगवार ने आईकेईए के पूरे व्यापार मॉडल को फिर से सोचा। पहले उन्होंने लगभग $1600 में एक बड़ा जर्जर डिपार्टमेंट स्टोर खरीदा। ये एक शानदार सौदा था और $75,000 का नवीनीकरण करने के बाद इंगवार ने स्टोर को आईकेईए की मुख्य फर्नीचर की पेशकशों के साथ खूबसूरती से डिजाइन किया। फिर इंगवार ने आईकेईए के अधिकांश उत्पाद लाइनों को रद्द कर दिया और एक विज्ञापन पत्रिका भेजी जिसमें घोषणा की गई कि वे अब विशेष रूप से एक फर्नीचर और घरेलू उत्पाद व्यवसाय हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखला को काफी सरल बना देगा। इंगवार की नई वितरण रणनीति अब चलन में थी। आईकेईए पहले की तरह कैटलॉग भेजेगी, लेकिन ग्राहक वास्तव में फर्नीचर खरीदने के लिए स्टोर आएंगे। इसके कारण आईकेईए को अब शिपिंग की चिंता नहीं करनी पड़ी, जिससे उनके वितरण खर्च में भारी कमी आई और इससे इंगवार अपना प्रारंभिक लक्ष्य हासिल कर पाए, गुणवत्ता बनाए रखना, कीमतें कम करना और फिर भी बड़ा मुनाफा कमाना। कोई अन्य फर्नीचर व्यवसाय मेल ऑर्डर को खुदरा स्थान के साथ नहीं मिला पाया था, इसीलिए आइकिया एक नई और जोखिम भरी रणनीति की पहल कर रहा था। लेकिन 1953 में उद्घाटन के दिन इंगवार ने देखा कि आईकेईए के बाहर 1000 से अधिक ग्राहक लाइन में खड़े थे। उसे वास्तव में चिंता थी कि वह जो स्वीडिश बंस मुफ्त में दे रहा था वह हर किसी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, या इससे भी बुरा यह कि जिस पुरानी इमारत को उसने खरीदा था वह इतने लोगों के वजन से गिर जाएगी। शुक्र है इमारत स्थिर रही और समय पर और बंस पकाए गए। इंगवार ने उस दिन को लगातार और खुशी भरे कार्य का एक लंबा उत्साहपूर्ण अनुभव बताया, और चूंकि आईकेईए की लगातार गुणवत्ता और कम कीमतें ग्राहकों के लिए अप्रतिरोध्य थीं, इसीलिए अगले दिन भी निराश नहीं हुए। आईकेईए स्टोर कुछ स्थानीय पर्यटक आकर्षण जैसा बन गया था, जिसमें पूरे स्वीडन से लोग आ रहे थे। यहाँ तक कि इंगवर ने इसके बगल में एक स्विमिंग पूल वाला होटल भी बनाया। इसने भी मदद की कि लोग कम कीमत वाले फर्नीचर को मेल ऑर्डर कैटलॉग से ऑर्डर करने में संदेहशील थे, इसलिए लोगों को खुद आकर स्टोर में देखना बेहद लोकप्रिय हो गया। लेकिन मेल ऑर्डर कैटलॉग भेजना जारी रखकर इकिया दूर दराज के ग्राहकों तक भी पहुंच सकती थी, और इस तरह इंगवर का यह जुआ एक बड़ी सफलता बन गया। लेकिन बड़े पैमाने पर आईकेईए अभी भी एक विशाल उद्योग में सिर्फ एक खिलाड़ी था, और सबसे बड़े फर्नीचर खुदरा विक्रेताओं ने आईकेईए की नई विधियों को एक खतरे के रूप में देखा। इंगवार को अभी तक यह पता नहीं था, लेकिन आईकेईए ने कुछ शक्तिशाली दुश्मन बना लिए थे। $1950 के दशक के मध्य में आईकेईए रिकॉर्ड गति से बढ़ रहा था, और यह एक बड़े समूह के स्वीडिश फर्नीचर डीलरों के लिए चिंताजनक था। आईकेईए के सभी प्रतिस्पर्धी अभी भी मानक मेल ऑर्डर मॉडल का उपयोग करते थे, जिसके कारण वे आईकेईए की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे बिना अलाभकारी हुए। इसी कारण फर्नीचर डीलरों के राष्ट्रीय संघ ने आईकेईए को उनसे बड़ा होने से पहले नष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश की। उस समय व्यापार मेलों का फर्नीचर विक्रेताओं और आइकिया के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। अधिकांश ने बस अपने फर्नीचर के ब्रोशर दिखाए, लेकिन इंगवार वास्तव में फर्नीचर अपने साथ लाए, और चूंकि उनके दाम अविश्वसनीय थे, ग्राहक हमेशा आइकिया के स्टॉल पर उमड़ते थे। इसी कारण अन्य फर्नीचर व्यवसायी अपने प्रभाव का उपयोग करके किसी भी तरह से आइकिया को बाधित करने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले उन्होंने शिकायत की कि व्यापार मेले केवल वस्तुओं को दिखाने के लिए होते हैं, न कि उन्हें बेचने के लिए, जैसा कि आईकेईए करती थी, और इस तरह उन्होंने आईकेईए को व्यापार मेलों में कुछ भी बेचने से रोकने में सफल हो गए। लेकिन इंगवार ने सहायक कंपनियां बनाकर और उनके माध्यम से फर्नीचर बेचकर जवाब दिया। फर्नीचर विक्रेताओं की प्रतिचाल थी कि उन्होंने व्यापार मेलों में बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इंगवार ने यह दिखाकर जवाब दिया कि आइकिया की कीमतें उनकी तुलना में कितनी कम थीं। इसके बाद फर्नीचर डीलरों ने प्रत्येक प्रदर्शनी पर कीमतें दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका इंगवार ने स्वीडन के सबसे बड़े शहरों में अपनी व्यापार मेलाएं लगाकर जवाब दिया। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि फर्नीचर डीलरों ने आइकिया और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से इंगवार को किसी भी व्यापार मेले में भाग लेने या आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन तब भी इंगवार ने उन्हें मात दे दी। वह एक ट्रेड फेयर में गलीचा लपेटकर घुस गया था, और इस तरह आइकिया को नष्ट करने के हर प्रयास के बावजूद फर्नीचर डीलर्स इंगवार को रोक नहीं पाए। वह हमेशा उनके लिए बहुत चालाक था। उन्होंने आइकेईए की तुलना 7 सिर वाले राक्षस से की। हर बार जब उन्होंने एक सिर काटा तो उसकी जगह दूसरा सिर उगाता था, और अब आइकेईए तेजी से बढ़ रहा था। इसीलिए इससे पहले कि यह सबको मात दे सके, फर्नीचर विक्रेताओं ने आइकेईए पर एक अंतिम और संभावित घातक हमला किया। सभी स्वीडिश फर्नीचर आपूर्तिकर्ताओं को एक पत्र में फर्नीचर विक्रेताओं के राष्ट्रीय संघ ने यह स्पष्ट और सरल बताया, यदि आप आइकिया को बेचते हैं तो हम आपसे नहीं खरीदेंगे। तुरंत फर्नीचर आपूर्तिकर्ताओं ने आइकेईए के साथ संबंध तोड़ना शुरू कर दिया। वे या तो एक छोटे लेकिन बढ़ते हुए कंपनी को बेच सकते थे, या पूरे उद्योग को, और अधिकांश आपूर्तिकर्ताओं के लिए विकल्प स्पष्ट था।
केवल कुछ ही फर्नीचर आपूर्तिकर्ता आईकेईए के प्रति वफादार रहे, लेकिन उन्होंने भी नकली पते का उपयोग किया, अपने वाहनों से लोगो हटा दिए और रात के समय गुप्त रूप से डिलीवरी की ताकि खुद को आईकेईए के साथ सार्वजनिक रूप से जोड़ने से बच सकें। इस बार खतरा वास्तविक था। आईकेईए के पास फर्नीचर खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ थी, लेकिन उनकी आपूर्ति का कोई साधन नहीं था और आईकेईए के जीवित रहने के लिए इंगवार को तेजी से कदम उठाना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने उन कुछ सप्लायर्स को पुरस्कृत करने की व्यवस्था की जो अभी भी उनकी मदद कर रहे थे। जहां अधिकांश फर्नीचर विक्रेताओं को अपने सप्लायर्स को भुगतान करने में 3 या 4 महीने लगते थे, इंगवार ने सुनिश्चित किया कि उन्हें अधिकतम 10 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए और राजसी तरीके से उनका स्वागत किया जाए। दूसरा, आईकेईए ने अपने खुद के डिजाइन बनाना शुरू किया। कई फर्नीचर विक्रेता उन आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने से इनकार कर रहे थे जो उन्हें वही उत्पाद बेचते थे जो वे आईकेईए को बेचते थे, लेकिन इंगवार ने देखा कि अगर आईकेईए कुछ छोटे छोटे बदलाव करे तो वे दावा कर सकते हैं कि यह पूरी तरह से एक अलग उत्पाद है और कुछ आपूर्तिकर्ताओं को फिर से जीत सकते हैं। और अंत में इंगवार ने पोलैंड में लकड़ी की कुर्सियों की आपातकालीन आपूर्ति को सुरक्षित किया। कुछ वर्षों बाद पोलैंड आईकेईए के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया, क्योंकि यह आईकेईए के स्वीडिश विरोधियों की पहुंच से पूरी तरह बाहर था। इन सभी के कारण आईकेईए अपने प्रतिस्पर्धियों के संभावित विनाशकारी हमले से बचने में सक्षम हो गया। इंगवार के शब्दों में, बहिष्कार ने आईकेईए को और मजबूत बना दिया और अब उनके पास भरोसेमंद आपूर्ति का एक स्थिर आधार था और जो कुछ और बाजार में नहीं था उससे अलग अनोखे डिजाइन थे, और यह सब एक बहुत ही असामान्य सफलता की ओर ले जाएगा। एक दिन जब इंगवार ने आइकिया की नई टेबल्स में से एक की फोटो खींची, तो जब वे इसे वापस पैक कर रहे थे, उनके एक कर्मचारी को इसे अपनी कार में फिट करने में दिक्कत हुई। उन्होंने देखा कि टेबल ने काफी खाली जगह ले ली थी, इसलिए उन्होंने कुछ सुझाव दिया जो आइकिया की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। क्यों ना पैरों को हटा दें। थोड़े समय बाद उन्होंने अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार किया। आप मेज के पैरों को आसानी से पोजीशन में स्क्रू कर सकते थे और इन्हें अनस्क्रू कर सकते थे, और इंगवार को तुरंत यह एहसास हुआ कि यह आईकेईए के लिए कितना लाभकारी होगा। सामानों को टुकड़ों में बेचने से जो सपाट हो जाते हैं ताकि परिवहन आसान हो सके, या जैसा कि उन्होंने इसे कहा, फ्लैट पैक फर्नीचर आईकेईए के लिए एक और महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। आईकेईए, क्योंकि अब वे एक फर्नीचर के टुकड़े को अलग कर सकते थे, आईकेईए की पैकेजिंग बहुत अधिक कॉम्पैक्ट हो गई। इसका मतलब था कि फर्नीचर को अधिक कुशलता से और सस्ते में स्टोर और परिवहन किया जा सकता था। वे पैकेजिंग सामग्री पर कम खर्च करते थे और परिवहन में किसी आइटम के क्षतिग्रस्त होने की संभावना काफी कम हो गई थी। दूसरे शब्दों में, फ्लैट पैकिंग ने तुरंत कंपनी की लागत को कम कर दिया और वितरण को तेज और सुरक्षित बना दिया। और याद रखें, 1950 के दशक से पहले आमतौर पर आपके फर्नीचर को बनाकर और डिलीवर करने में काफी समय लगता था, लेकिन अब आप इसे उसी दिन अपने साथ घर ले जा सकते थे। ये एक जीत जीत स्थिति थी। इसके अलावा इसका आईकेईए के ग्राहकों पर एक और सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। शोधकर्ताओं ने एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह की खोज की जिसे उन्होंने आईकेईए प्रभाव कहा, जहां उन्होंने महसूस किया कि उपभोक्ता उन उत्पादों को अधिक मूल्य देते हैं जिनमें वे आंशिक रूप से शामिल रहे हैं। क्योंकि आईकेईए के कई फर्नीचर अब टुकड़ों में आते थे, ग्राहकों को वास्तव में उन्हें घर पर बनाना पड़ता था और खुद से वस्तुओं को जोड़ने के साथ उन्हें उस वस्तु पर गर्व और स्वामित्व का अनुभव होता था, जिसका अर्थ था उस पर एक अधिक भावनात्मक संबंध, और इसलिए उन्होंने उस वस्तु को अधिक मूल्यवान माना। आईकेईए के लिए इसका मतलब था कि उनके ग्राहकों की ब्रांड के प्रति वफादारी का स्तर अधिक था, और अंततः एक दशक की प्रतिस्पर्धा के बाद उनके प्रतिद्वंद्वियों के पारंपरिक तरीकों में उलझे रहने के साथ आईकेईए ने उनके प्रभाव से परे विकास किया था। इंगवार को पता था कि आईकेईए अब तेजी से विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार था और उनकी योजनाएं पहले से अधिक महत्वाकांक्षी और अजीब थीं। आईकेईए के पहले स्टोर की सफलता के बाद इंगवार ने एक नया स्टोर खोलने का निर्णय किया जो हर तरीके से बड़ा और बेहतर होगा। स्थान के लिए इंगवार ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम को चुना, लेकिन शहर के बीचों बीच जगह चुनने के बजाय उसने शहर के बाहर एक स्थान चुना जो बुनियादी तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में था। इस तरह इंगवार को रियल एस्टेट पर बहुत बड़ी छूट मिली ताकि आईकेईए स्टोर विशाल हो सके। यह आकार में लगभग 8 और आधा फुटबॉल मैदानों के बराबर था और इसके 3 अलग अलग मंजिलें थीं। लेकिन अगर इंगवार इतने बड़े प्रोजेक्ट को अपनाने जा रहे थे तो उन्हें आईकेईए की अवधारणा को बेहतर बनाना था, और यहीं उन्होंने अपनी असली प्रतिभा दिखाई। इंगवार ने स्टोर को इस तरह से डिजाइन किया कि उसने अपने ग्राहकों के मनोविज्ञान के हर पहलू का लाभ उठाया। ये इस तरह काम करता था, जब कोई ग्राहक आईकेईए में प्रवेश करता तो वह हर वस्तु के लिए एक कोड लिखने के लिए एक पर्ची लेता जिसे वे खरीदने वाले होते थे, ताकि उन्हें दुकान में चीजें उठाकर नहीं चलना पड़े। अपने विशाल आकार के बावजूद स्टोर में केवल एक प्रवेश और एक निकास था जिसे हमेशा खोजना आसान नहीं था। लोग घंटों तक वहां घूमा करते थे, लिए विभिन्न क्षेत्रों में घूम सकते थे, लेकिन सामान्य रूप से सब कुछ एक ही दिशा में बहता था क्योंकि ग्राहकों को एक तरफा रास्ते में पूरे स्टोर से होकर ले जाया जाता था। यह लगभग एक भूल भुलैया जैसा था जिसमें हर 50 फीट पर मोड़ होते थे ताकि ग्राहकों की दिलचस्पी बनी रहे कि आगे क्या आने वाला है। इसका मतलब यह भी था कि आपको बाहर निकलने से पहले स्टोर के सभी विभागों को देखना पड़ता था और हर वस्तु को देखना पड़ता था। आप सिर्फ एक चीज खरीदने के लिए अंदर नहीं जाते, आप हर चीज देखते हैं जो उनके पास है ऑफर करने के लिए।
जिससे उन चीजों के लिए तात्कालिक खरीदारी होती है जिन्हें आपने खरीदने की योजना नहीं बनाई थी। इसको ध्यान में रखते हुए इंगवार ने लेआउट को 3 मुख्य चरणों में डिजाइन किया। पहले शोरूम था जो रसोई और बेडरूम के फर्नीचर जैसे बड़े महंगे चीजों के लिए था। फिर आई मार्केट लाइन जो छोटी सस्ती चीजों जैसे चांदी के बर्तन और सजावट के लिए थी। और अंत में वेयर हाउस था जहां ग्राहक उन पैकेजों को चुनते थे जिन्हें उन्होंने कोड के साथ नोट किया था और उनका भुगतान करते थे। हालांकि इंगवार का डिजाइन सतह पर निर्दोष रूप से तार्किक लगता है, पर्दे के पीछे 3 शानदार मनोवैज्ञानिक तरीके चल रहे हैं। सबसे पहले स्टोर के अंदर हर प्रदर्शनी ग्रोएन प्रभाव का इस्तेमाल करती थी, जिसका मतलब है कि प्रदर्शनी का लेआउट और प्रकाश व्यवस्था लोगों को आकर्षित करने और उन्हें इधर उधर घूमने में समय लगाने के लिए डिजाइन किए गए थे। आईकेईए के अंदर ग्राहक जितना अधिक समय बिताते थे, उनके द्वारा किसी फर्नीचर का टुकड़ा खरीदे जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती थी। वास्तव में शोध से पता चलता है कि आईकेईए में अधिकांश खरीदारी अनियोजित होती है। दूसरा, चूंकि स्टोर इतना बड़ा था और यह सिर्फ एक ही दिशा में चलता था, इसका मतलब था कि ग्राहकों को महंगे उत्पादों का कोड शुरुआत में ही नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि अन्यथा उन्हें अंत तक चलकर जाना पड़ता और पूरे भूल भुलैया को फिर से शुरू करना पड़ता, जो घंटों लग सकते थे। और तीसरी बात, क्योंकि महंगे सामान स्टोर के शुरुआत में थे, जब ग्राहक सस्ते सामान के पास अंत में पहुंचते, तब एक नई सजावट की कीमत एक बड़े भोजन टेबल की तुलना में सस्ता लगती थी। फिर से ये मूल्य लंगर लगाने वाला तरीका अधिक आवेगपूर्ण खरीदारी की ओर ले जाता है। इन सब के परिणाम स्वरूप आइकिया एक विशिष्ट दुकान से अधिक एक अनुभव बन गया। आप वहां घंटों बिता सकते थे। हालांकि इंगवार ने एक समस्या नोटिस की। सुबह के समय आइकिया आमतौर पर ग्राहकों से भरा होता था, लेकिन लंच के बाद व्यवसाय हमेशा धीमा हो जाता था जब ग्राहक खाने के लिए बाहर जाते थे। लेकिन अगर लोग खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाते, तब वे पूरा दिन वहां बिता सकते थे। इंगवार ने सोचा कि आईकेईए के अंदर एक रेस्तरां खोलकर भोजन की बिक्री न केवल अतिरिक्त आय उत्पन्न करेगी, बल्कि लोग आईकेईए में अधिक समय तक रहेंगे। और इससे भी बेहतर, अगर खाना अच्छा होता तो लोग सिर्फ खाने के लिए आ सकते थे और कुछ फर्नीचर भी खरीद सकते थे। इन रणनीतियों के साथ आईकेईए पहले से अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन इंगवार को भी अच्छी किस्मत का सहारा मिला। उस समय आईकेईए को स्वीडन का सबसे सस्ता फर्नीचर व्यवसाय माना जाता था, लेकिन कभी कभी कम कीमतें लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि उत्पाद भी निम्न गुणवत्ता का है। लेकिन जब एक निष्पक्ष स्वीडिश डिजाइन प्रयोगशाला ने हर वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण किया, आइकिया के उत्पादों की तुलना अधिक महंगे प्रतिस्पर्धियों से की, तो परिणाम चौंका देने वाले थे। आइकिया में वास्तव में सभी मामलों में उत्कृष्ट गुणवत्ता थी। पहले आइकिया की गुणवत्ता को उसके कम दामों के कारण बदनाम किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट के धन्यवाद से आइकिया को अब वित्तीय रूप से सशक्त और अधिक सुसंस्कृत विकल्प के रूप में देखा गया। इसी कारण जब 1965 में आइकेईए की अगली नई दुकान खुली, तो पहले दिन ही 18,000 से अधिक लोग आए। इंगवार की विस्तार योजना उसकी उम्मीदों से भी बेहतर काम कर रही थी और आइकेईए पहले से कहीं अधिक बढ़ रहा था। 1973 तक आइकेईए हर साल करोड़ों कमा रहा था और 1,000 से अधिक कर्मचारी थे। हालांकि ये अजीब बात थी कि इंगवार इसे अभी भी एक छोटा पारिवारिक व्यवसाय की तरह चला रहे थे। मुख्य कार्यालय परिवार के फार्म में एक पुराने खलिहान में था और फिर भी उनके पास अब सफल सूत्र था जिसे वे कहीं भी दोहरा सकते थे। हालांकि इंगवार चाहते थे कि आइकेईए उनके जाने के बाद भी हमेशा के लिए जीवित रहे, और ये एक बहुत विवादास्पद योजना का कारण बनेगा। इंगवार का सपना था कि उनके बच्चे व्यवसाय को विरासत में प्राप्त करें, लेकिन स्वीडन के विरासत कर बहुत अधिक थे। इसलिए इंगवार ने इसके बजाय दुनिया भर से वकीलों की एक सेना को काम पर रखा। उनका मिशन आइकिया को किसी भी एक देश से स्वतंत्र बनाना और इसे किसी भी हानिकारक बाहरी व्यक्ति से बचाना था जो इसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। आइकिया के वकीलों को दुनिया के हर टैक्स हेवन में शेल कंपनियां, फाउंडेशंस और ट्रस्ट बनाने में 7 से अधिक साल लगे, लेकिन अंत में आइकिया की कॉर्पोरेट संरचना एक अभेद्य और अकरणीय भूल भुलैया बन गई। मूल आइकिया कंपनी एक होल्डिंग कंपनी के स्वामित्व में हो गई, जिसके लाभों को करमुक्त गैर लाभकारी संस्था में स्थानांतरित किया जाता है, जो बाद में अप्रत्यक्ष रूप से अपना पैसा स्टिचिंग ING का फाउंडेशन में स्थानांतरित करती है, जो नीदरलैंड में स्थित है। इससे पूरी तरह अलग एक ट्रस्ट है जो एक डच होल्डिंग कंपनी का मालिक है, जो लग्जमबर्ग में एक अन्य होल्डिंग कंपनी का मालिक है, जो आइकिया की बौद्धिक संपदा का मालिक है। अगर आपको ये सब बहुत उलझन भरा लग रहा है तो आप सही सोच रहे हैं, और यह तो केवल एक अत्यधिक सरलीकृत संस्करण है। मुद्दा यह है कि आइकेईए की जटिल संरचना ने विवाद को जन्म दिया है, जिसमें कई लोग कंपनी पर आरोप लगाते हैं कि यह खुद को पुनर्गठित कर रही है ताकि करों का भुगतान करने से बच सके। आज इस पुनर्गठन के 50 साल बाद इंगवार द्वारा बनाई गई फाउंडेशन तकनीकी रूप से दुनिया में चौथी सबसे बड़ी चैरिटी है, लेकिन किसी भी तरह से जब तक आइकेईए टैक्स मुक्त डच चैरिटी बन गया, इंगवार पहली दुकानों की सफलता को दुनिया भर में दोहराने में व्यस्त थे और हर बार उस फॉर्मूला को और बेहतर बनाते गए। 70 के दशक के अंत तक कनाडा, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 20 से अधिक नए आइकेईए स्टोर थे और 80 के दशक के लिए इंगवार की योजनाएं और भी अधिक महत्वाकांक्षी थीं। हालांकि इंगवार अगली आने वाली चीजों के लिए तैयार नहीं थे। उनके अतीत की काली छाया उनके करीब आ रही थी
और यह उन्हें उनके जीवन के सबसे बड़े विवादों में धकेल देगी। अस्सी के दशक के दौरान आईकेईए अपनी सबसे तेज दर से बढ़ रहा था, लेकिन इंगवार अभी भी कंपनी से जुड़े सभी लोगों को परिवार मानते थे। वो कर्मचारियों से बड़े गले लगाकर मिलने, जितने अधिक से अधिक लोगों को जानने की कोशिश करने और सभी के द्वारा प्यारे माने जाने के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि आईकेईए के बाहर बहुत कम लोग व्यक्तिगत रूप से इंगवार को जानते थे। वो सिर्फ एक विशाल स्वीडिश फर्नीचर कंपनी के मालिक थे। इसलिए जब एक पत्रकार ने पता लगाया कि इंगवार अपने युवा दिनों में एक कट्टर नाजी समर्थक थे, तो उनकी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। 1994 में पत्रकार ने इंगवार से टिप्पणी के लिए संपर्क किया, जिसके जवाब में इंगवार ने वापस लिखा कि वह सब कुछ खुलकर बात करने के लिए तैयार हैं। आखिरकार इंगवार को उनके बचपन में ही उनकी दादी के माध्यम से नाजी विचारधारा में रंग दिया गया था, जब वह स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए बहुत छोटे थे। अब जब तीसरे राइख की भयानक वास्तविकता सार्वजनिक जानकारी बन गई थी, तो उन्होंने अपने विचार पूरी तरह से बदल लिए। तो इंगवार को लगा कि सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी करके कोई भी विवाद खत्म हो जाएगा जब लोगों को उनकी कहानी सुनने का मौका मिलेगा। हालांकि पत्रकार को 2 दस्तावेज मिले थे, जिसमें दावा किया गया था कि इंगवार ने 1953 तक एक फांसीवादी बैठक में भाग लिया था। उस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए 1 दशक बीत चुका था और इंगवार 32 वर्ष के थे। ये अब एक मासूम लड़के की कहानी नहीं थी जिसे उसके परिवार द्वारा जमीनी हकीकत से अवगत कराया गया था। ये एक परिपक्व व्यापारी की कहानी थी जो हो सकता है सक्रिय नाजी था। और जब यह कहानी सामने आई तो पूरे यूरोप के अखबारों में यह अफवाह फैल गई। आईकेईए संकट मोड में चली गई और अपने संस्थापक से जवाब मांगे। इंगवार ने सभी के लिए एक खुला पत्र लिखा, जिसमें अपने विचारधारा में दीक्षा की कहानी, स्वीडिश नाजी पार्टी के साथ अपनी संलिप्तता, अपनी पछतावा व्यक्त करते हुए और सभी से माफी मांगते हुए खुलकर समझाया। जहां तक यह आरोप है कि वह सक्रिय नाजी थे, इंगवार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि 1958, जिस वर्ष की कथित बैठक की बात है, वह वर्ष था जब आईकेईए के पहले स्टोर का भारी नवीनीकरण हो रहा था। वह राजनीति की चिंता करने के लिए काम में पूरी तरह से व्यस्त थे। वास्तव में इंगवार ने ऐसी किसी बैठक में भाग नहीं लिया था और इस प्रारंभिक कहानी से जो खबर फैली, उसके बावजूद इंगवार ने एक चीज सही की थी। वह हर चीज के बारे में ईमानदार थे और जब लोगों ने उनकी कहानी का संस्करण सुना तो विवाद शांत हो गया। कम से कम यह स्थिति 1998 तक थी। इस बार एक और नई कहानी सामने आई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि इंगवार ने नाजी पैसे उधार लेकर आईकेईए की शुरुआत की थी। फिर से अखबारों में सुर्खियों की बौछार हुई, लेकिन इंगवार को इस दावे की परवाह नहीं थी कि उन्होंने नाजियों से पैसा उधार लिया था। वह इस बात पर क्रोधित थे कि किसी को लगा कि उन्होंने कोई पैसा उधार लिया है। उनके शब्दों में, वे मुझे हत्या का आरोप लगा सकते थे, लेकिन पैसे उधार लेने का नहीं। इकिया के पूरे जीवन काल में इंगवार ने कभी भी आड़ नहीं लिया था, इसलिए यह दावा पूरी तरह से झूठा था। इस बार हालांकि इकिया के कर्मचारियों ने जवाब नहीं मांगे। इसके बजाय उन्होंने इंगवार को अपना पूरा समर्थन दिया और वह इतने आभारी थे कि वह आंसुओं में टूट गए। हालांकि इंगवार की नाजियों के साथ संलिप्तता की अफवाहें कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। उदाहरण के लिए, अपने जीवन भर वह एक स्वीडिश नाजी कार्यकर्ता और होलोकॉस्ट के इनकार करने वाले के संपर्क में रहे और इंगवार ने उन्हें अपनी शादी में निमंत्रित किया और उन्हें एक महान व्यक्ति कहा। यह भी झांत है कि 80 के दशक में पूर्वी जर्मनी में आईकेईए के कुछ आपूर्तिकर्ता जबरन श्रम का उपयोग कर रहे थे और यह बहुत संभव है कि आईकेईए के अधिकारी इसके बारे में जानते थे और हस्तक्षेप करने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन किसी भी तरह इंगवार के अतीत के विवादों के बावजूद आईकेईए दुनिया को जीतने की राह पर था। पूरे 1990 के दशक में इकिया ने 70 से अधिक नए मेगा स्टोर्स बनाए और दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में से एक बन गया। और 2008 में इकिया ने दुनिया के सबसे बड़े फर्नीचर रिटेलर के रूप में सिंहासन हासिल किया। आईकेईए की सफलता और इस तथ्य का कि कंपनी निजी बनी रही का मतलब था कि इंगवार दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए और फिर भी उन्होंने अपना सादा जीवन शैली बनाए रखा। वह उसी घर में रहे, 20 साल तक वही पुरानी वोल्वो चलाते रहे और हमेशा इकोनॉमी में यात्रा की। इंगवार का निधन 2018 में 41 साल की उम्र में हुआ। आज आईकेईए के 450 से अधिक स्थान हैं और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आईकेईए स्टोर्स में कुछ अजीब कहानियां हुई हैं। कुछ परेशानी वाली कहानियां भी हैं, जैसे जब एक 12 वर्षीय लड़का घर से भाग गया और 6 दिनों तक एक आईकेईए में खो गया। लेकिन कुछ दिल को छू लेने वाली कहानियां भी हैं, जैसे वह जोड़ा जो पहली बार अपने स्थानीय आईकेईए में मिला और तय किया कि उनकी शादी भी वहीं होगी। जो भी आप आईकेईए के बारे में सोचते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता कि यह दुनिया की सबसे दिलचस्प कंपनियों में से एक है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण खुदरा नवाचार शुरू किए हैं जिन्हें अब दुनिया भर की अन्य कंपनियां उपयोग करती हैं। और इंगवार के परिवार की कहानी यह दिखाती है कि अनंत धैर्य क्या हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आप